डेविस का अपर्दन चक्र चल रहा था तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आए हूँ आपके लिए, तो नोट करते चलिए। ज़रूरत पड़ने पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डेविस का अपर्दन चक्र, ओके। उसमें जो भी मेन चीज़ें हैं वो हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में यानी जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन, चक्रीय पद्धति, ठीक, साइक्लिक जो इरोजन था उसका सर्वप्रथम जो अवलोकन था वो जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया, ओके। जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया इस चक्रीय पद्धति का अवलोकन जो इरोजन साइकिल से संबंधित था। इसके बाद में क्या हुआ, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने अपनी जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जियोग्राफिकल एसेज, इसमें 1889 में 1889 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। ये डेविस के द्वारा 1889 में जियोग्राफिकल एसेज जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें ये डेविस का चक्रीय जो सिद्धांत है, जो भौगोलिक चक्र भी जिसको कहते हैं, अपर्दन चक्र का सिद्धांत, इसे इन्होंने प्रतिपादित किया, ओके। अब इसमें मेन फैक्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला तो ये सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी अपर्दन चक्र किसके द्वारा? तो ये इनका नदी अपर्दन चक्र सिद्धांत भी कहलाता है, ओके। नदी अपर्दन चक्र सिद्धांत पे पूरी तरह से इनका सिद्धांत आधारित है कि ये जो अपर्दन की क्रिया हो रही है वो नदी के द्वारा हो रही है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं कि डेविस के अनुसार जो भूदृश्य होते हैं, भूदृश्य मतलब पृथ्वी पर दिखाई देने वाले दृश्य, जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो हम लोग भूपटल पर, धरातल पर देख रहे हैं, ओके, ये सभी संरचनाएं किस पे डिपेंड करती हैं, किस पे निर्भर करती हैं? डेविस ने क्या बताया? तो डेविस ने बताया कि भूदृश्य संरचना, ठीक, नंबर 1, नंबर 2 प्रक्रम, ठीक, नंबर 3 अवस्था, 3 चीज़ों का प्रतिफल है। क्या? स्थल रूप, स्थल रूप यानी स्थलाकृतियाँ, भूदृश्य, ओके। ये किस पर आधारित हैं? ये आधारित है नंबर 1 संरचना, नंबर 2 प्रक्रम, प्रक्रम में अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियाँ दोनों, अंतर्जात शक्तियाँ यानी पृथ्वी के भीतर से लगने वाली शक्तियाँ, बहिर्जात शक्तियाँ पृथ्वी के बाहर लगाई जाने वाली शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जो धरातल के स्वरूप में परिवर्तन कर देती हैं। अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियाँ जो धरातल के रूप में परिवर्तन कर देती हैं वो प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जो डेविस ने बताया, ठीक। तो डेविस का जो ये सिद्धांत है इसमें इन्होंने मूलतः बताया है कि जो भूदृश्य है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। इसे इन्होंने त्रिकूट कहा। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर डेविस का त्रिकूट कहा जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि इन्होंने ये बताया है कि जो उत्थान की प्रक्रिया है, उत्थान की प्रक्रिया बहुत ही अति लघुकालीन है और अचानक से होती है। मतलब इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जैसे ही उत्थान हो रहा है, ठीक, मान लीजिए ये पर्वत का उत्थान हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उत्थान की जो प्रक्रिया है यानी ऊपर उठने की प्रक्रिया है। बहुत से बच्चे क्लास में पूछ रहे थे कि उत्थान, नहीं उन्हें मालूम था कि उत्थान क्या, उत्थान मतलब ऊपर उठना, ठीक। तो उत्थान की जो प्रक्रिया है वो अचानक से हो रही है और अति लघुकालीन यानी बहुत कम समय के लिए हो रही है। जब ये उत्थान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होगी। अपर्दन यानी कटाव। अपर्दन तो सभी को मालूम ही होगा। अपर्दन में भी क्या किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? सब तो पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, ये रिवाइज क्लास है, ठीक है। तो ऊपर उठने की प्रक्रिया यानी उत्थान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, तब अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक। तभी से इन 3 अवस्थाओं का निर्माण होगा
जिन्हें डेविस ने सबसे पहले दिया है युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं में अपने चक्र को इन्होंने बताया है कि ये 3 अवस्थाओं को पार करके ही ये अपर्दन चक्र पूरा होता है। अब क्या क्या होता है देखते हैं। युवावस्था में क्या होता है? युवावस्था में तलीय अपर्दन होता है। ठीक, युवावस्था में तलीय अपर्दन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है। ठीक, तलीय अपर्दन भी आपको बताया जा चुका है। ना समझ में आए तो फिर से जो नोट्स आपके क्लास में लिखवाए गए हैं उन्हें रिवाइज करिएगा। ओके, तो तलीय अपर्दन होता है, वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल मतलब क्या होता है कमेंट में बताइए। वर्टिकल मतलब होता है ये इस टाइप से। ठीक, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कटाव होता है। ओके, फिर इस प्रकार का जो युवावस्था होती है इसे बढ़ते उच्चावच का काल कहते हैं। ठीक, इस प्रकार की युवावस्था को बढ़ते उच्चावच का काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उत्थान बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि डायग्राम तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा डायग्राम आपके पास बना हुआ भी है और यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। इसका जब युवावस्था का जो अंत होता है तो इसमें सर्वाधिक ऊंचा उच्चावच पाया जाता है। ओके, फिर क्या हो रहा है कि इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी ये जो युवावस्था है जब इसका अंत होता है तो इसमें प्रारंभिक धरातल जो होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्लियर? अब इस जो युवावस्था है या तरुणावस्था है इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं गहरी एवं सक्रिय वी आकार की घाटी। ठीक, डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए, ये घाटी बनी हुई है, गहरी और बहुत ही सक्रिय है, वी आकार की घाटी। ठीक, किसकी विशेषता है? युवावस्था की विशेषता है। किसकी? डेविस के अपर्दन चक्र के अनुसार गार्ज का निर्माण होगा, कैनियन का निर्माण होगा। ठीक, नंबर 1 पॉइंट, गहरी सक्रिय वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, इनका निर्माण होगा। क्लियर? अगला है तीव्र ढाल होगी। भाई ढाल भी तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि युवावस्था को में चल रहा है ये और युवावस्था पूरा करने वाला है। कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक, उत्थान भी हो रहा था बहुत तेजी से, तो ढाल इसकी कैसी होगी? बिल्कुल तीव्र होगी। ओके, फिर तीव्र शीर्ष अपर्दन के कारण सरिता अपहरण होगा। ठीक, सरिता अपहरण की प्रक्रिया होगी, ये भी विशेषता है। अगर सरिता अपहरण हो रहा, सरिता अपहरण भी आपको बताया जा चुका है क्लास में, यहाँ पे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सरिता अपहरण जब हुआ तो मतलब युवावस्था चल रही है और क्या है, डेविस के अपर्दन चक्र के अनुसार युवावस्था में सरिता अपहरण हो रहा है। ठीक, फिर क्या होगा? प्रपात एवं जल प्रपातों का निर्माण होगा। ये आप देख सकते हैं, प्रपात और ये जल प्रपात। जल प्रपात को ध्यान से देखिए किस प्रकार से जल कितनी तेजी से बहता हुआ आ रहा है। जल का इस प्रकार से इतनी तेजी से बहना, आप समझ सकते हैं कि ढाल किस प्रकार की होगी। जब ये ढाल इतनी तेज होगी, इतनी खड़ी होगी, तभी तो जल इतनी तेजी से बह रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रपातों और जल प्रपातों का निर्माण होगा। ठीक, किस अवस्था में? युवावस्था में। क्लियर हो गया? ये युवावस्था की विशेषताएं हैं, तरुणावस्था की विशेषताएं हैं, डेविस के अपर्दन चक्र की जो नदीय अपर्दन पे आधारित है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था की ओर। प्रौढ़ावस्था में क्या हो रहा है कि इस अवस्था में तलीय अपर्दन की तुलना में पार्श्व इरोजन, पार्श्व यानी किनारों का कटाव, लेटरल इरोजन जो है वो हो रहा है। ठीक, दूसरी प्रौढ़ावस्था में फिर क्या होगा कि प्रौढ़ावस्था जो है वो घटते उच्चावच का काल है। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले जब देखिए ये युवावस्था है, युवावस्था में क्या है, ये उत्थान की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है और ये बढ़ते उच्चावच का काल है। ठीक, प्रौढ़ावस्था क्या है? घटते उच्चावच का काल है। ठीक, प्रौढ़ावस्था में उच्चावच क्या हो रहा है? घट रहा है, तो प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं?
चौड़ी वी आकार की घाटी। देखिए ये वी आकार की घाटी जो है चौड़ी है, ठीक। युवावस्था में जो संकरी घाटी थी वी आकार की, ये इसकी तुलना में चौड़ी वी आकार की घाटी है। क्लियर हो गया? किसमें? प्रौढ़ावस्था में। दूसरी ढाल मंद होगी। अब ढाल पहले में तीव्र है, इसीलिए वहां पे देखिए किस प्रकार से जलप्रपातों का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ढाल मंद है। क्यों? क्योंकि ये घटते उच्चावच का काल है। क्लियर? कौन? प्रौढ़ावस्था में। फिर नदियों का विसर्पण होगा, ठीक, नदी विसर्पण पाए जाएंगे। क्लियर? घाटी की तली का विस्तार होगा और निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। निक्षेपण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी? निक्षेपण की प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। डेविस के अपर्दन चक्र में प्रौढ़ावस्था से ही निक्षेपण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। निक्षेपण बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक, सभी लोग जानते हैं। तो निक्षेपण की प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था में प्रारंभ हो गई, ठीक। आप सभी के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नोट करके रखिए और उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए, या तो व्हाट्सएप पे भेजिए या क्लास में आकर डिस्कस करिए। ओके। तीसरा, बाढ़ के मैदान का निर्माण होगा। बाढ़ के मैदान देखिए, इन बाढ़ के मैदानों का निर्माण होगा कहाँ? इस प्रौढ़ावस्था में, ठीक। बाढ़ के मैदानों का निर्माण होगा। गोखुर झीलों का निर्माण होगा। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये झीलें हैं और ये गोखुर हैं। गाय के खुर के समान इनका आकार है, इसलिए इन्हें गोखुर झीलें कहते हैं। तो क्या होगा? प्रौढ़ावस्था में गोखुर झीलों का निर्माण होगा। क्लियर? और क्या होगा? प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होगा। ये देखिए प्राकृतिक तटबंध, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ओके। इन प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण कब होगा? जब प्रौढ़ावस्था होगी। किसकी? जब नदी कटाव कर रही है। ओके, नदी के द्वारा अपर्दन कार्य किया जा रहा है, तो क्या होगा? प्रौढ़ावस्था में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होगा। क्लियर? फिर तीसरी हम लोग वृद्धावस्था पे चलते हैं। इस अवस्था में ढाल बहुत ही न्यून हो जाता है। न्यून मतलब ढाल बहुत ही कम हो जाता है, ठीक। वृद्धावस्था में अब क्या होगा? नदी की अपर्दन क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक। नदी की जो ये अपर्दन क्षमता थी, देखिए पहले देखिए कैसी थी, बढ़ते उच्चावच में युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में घटते उच्चावच में क्या हुआ? नदी की अपर्दन क्षमता कम हुई। फिर वृद्धावस्था में नदी की अपर्दन क्षमता बिल्कुल कम हो गई, ये कह सकते हैं समाप्त हो जाती है, ना के बराबर। ओके। फिर समस्त क्षेत्र एक नीचे एवं लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जो संपूर्ण ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो घटते घटते आया है, वो अब क्या होगा? वो पूरे मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब ये क्षेत्र पूरे मैदान में परिवर्तित हो गया है, तो डेविस ने इसे क्या कहा? इसे पेनी प्लेन शब्द का नाम दिया। डेविस ने कहा कि ये जो समप्राय मैदान है, जो लगभग समान दिख रहा है, इसे इन्होंने पेनी प्लेन नाम दिया, ठीक। अब क्या हुआ? पेनी प्लेन वास्तव में समतल धरातल नहीं है, बल्कि ये एक ऊंची नीची भूमि है। मतलब जो पेनी प्लेन है वो एक्चुअली पूरी तरीके से समांतर नहीं है, जैसे कि घरों में फर्श होती है, या बिल्कुल एकदम फ्लैट नहीं है। ये एक ऊंची नीची भूमि है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ये जो जहाँ भी प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष, ये जो प्रतिरोधी चट्टानें हैं, इनके जो अवशेष जो टीलों के रूप में मौजूद हैं, ठीक, ये पूरी समतल नहीं है, टीलों के रूप में मौजूद है। इन्होंने इसे मोनाड नाक कहा, ठीक। प्रतिरोधी चट्टानों के यत्र तत्र जहां भी ये जो टुकड़े हैं ऊंचे उठे, ठीक है, इन्हें इन्होंने क्या कहा? डेविस ने मोनाड नाक कहा। ओके। तो जो प्लेन भाग है उसे इन्होंने संप्राय मैदान पेनी प्लेन कहा, और इसी में जो चूंकि एक्चुअली वो पूरी तरीके से समतल नहीं है, तो इन्होंने इसे कहा जो ऊंची नीची भूमि है उबड़ खाबड़ प्रतिरोधी चट्टानों की, उसे इन्होंने मोनाड नाक कहा। क्लियर? अब क्या हुआ? इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक उत्थित स्थल खंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा अंततः एक संप्राय मैदान में, यानी कि उत्थित, देखिए ये उत्थित स्थल खंड जो था, ठीक, यानी जो स्थल खंड ऊपर उठ रहा था, वो अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है।
तो जो डेविस ने बताया कि जो अपर्दन चक्र है वो एक ऊंचे उठे हुए या ऊंचे उठ रहे खंड से लेकर और समतल संप्राय मैदान तक यानी पेनिप्लेन में बदल जाने तक की पूरी कहानी है। क्लियर? डेविस के अनुसार जो इनका अपर्दन चक्र है जो नदी के द्वारा हो रहा है, एक्चुअली में ये एक कहानी है किसकी? उत्थित ये जो ऊपर उठ रहा भूखंड है उसके धीरे 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 पेनिप्लेन यानी संप्राय मैदान में बदल जाने की। ओके।